तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 40 पेज का कॉन्सेप्ट मात्र 40 मिनट में समझने जा रहे हैं। एक पूरा यूनिट जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल स्टाइल से एक-एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में तो कंपल्सरी आएगा ही आएगा, जो आपके एग्ज़ाम साथ ही साथ इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए लास्ट तक बने रहिए। पूरा यूनिट वन शॉट मात्र 40 मिनट में एक-एक कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। सबसे पहला है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, एक तरीका है जिससे हम एक प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं और उसको मैनेज करते हैं ताकि एक गोल के पास हम लोग पहुंच सके एक लिमिटेड टाइम स्पेन के लिए। एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उस टाइम को हमें फुलफिल करना पड़ता है और उस प्रोजेक्ट को बना करके देना होता है। तो क्या क्या चीज़ें जब हम एक प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले स्कोप। सबसे पहले हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि हमें कितना समय चाहिए होगा जिससे कि हमारा ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाए। साथ ही साथ शेड्यूल, क्या-क्या कौन सा काम हमको कितने समय तक कंप्लीट करना है। मान के चलते एक प्रोजेक्ट है जिसका छोटा-छोटा 5 पार्ट है, तो पहला पार्ट कितने समय तक कंप्लीट होगा, दूसरा कितने तक होगा, तीसरा कितने तक होगा, इस चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। साथ ही साथ कॉस्ट, इस प्रोजेक्ट को बनाने में टोटल हमारा बजट कितना लगने वाला है। साथ ही साथ हम कैसे क्वालिटी को देंगे, हमारा जो क्वालिटीज़ रहेगा प्रोजेक्ट का कैसा रहेगा। साथ ही साथ हम रिसोर्सेज जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे, उसका रिसोर्सेज क्या रहने वाला है, कहाँ से हम मटेरियल लेने वाले हैं और क्या क्या आने वाला रिस्क होगा, क्योंकि हमें अपने आप को रिस्क के लिए पहले ही तैयार करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला होता है इनिशिएशन। मतलब प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं कि प्रोजेक्ट हमको क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। ये प्रोजेक्ट का आइडिया हमें स्टेक होल्डर्स या प्रोजेक्ट हम क्यों बना रहे हैं इसको सोच करके अपने दिमाग में लाना होता है। जैसे हमें अगर पेमेंट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग एक पेमेंट ऐप को बना करके तैयार करेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग सेकंड बात करें प्लानिंग, हमने जो आइडिया सोचा है उसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है, एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक बजट बनाना पड़ता है और अलग अलग जगह से रिसोर्सेस को एकत्रित करना पड़ता है। साथ ही साथ हमारा जो भी प्लान है उसको क्या करेंगे, हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, अपने प्लान के हिसाब से चीज़ों को एक जगह करेंगे। साथ ही साथ मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा रिस्क जो है वो मैनेज हो सके। साथ ही साथ कंप्लीट करेंगे हम पूरे प्रोजेक्ट को और रिजल्ट को डिलीवर करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में ये 5 पार्ट होता है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के आइडिया को हम लाते हैं, उसके बाद उस आइडिया के हिसाब से प्लान करते हैं और वो प्लान को कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं और समय समय पर मॉनिटर करते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट एक सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। आगे अगर अगर हम लोग फ्लो के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का इनिशिएशन होता है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। उसके हिसाब से हम एक रोड मैप बनाते हैं कि हम किस किस तरह से बनाएंगे। फिर प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है और समय समय पर उसको मॉनिटरिंग करना होता है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सही ट्रैक पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एक हमको एक कॉलेज इवेंट का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो कॉलेज का इवेंट है उसमें सही तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसके यूज़र कौन होंगे, यहाँ के फैसिलिटी, यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के इवेंट कोऑर्डिनेटर। तो मेन मकसद क्या, हमको एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जो कॉलेज के हर एक चीज़ों को आसान कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा, उसको कोड के थ्रू लगाना पड़ेगा। हम मान के चलते हैं उसको बनाने का हमें टाइमलाइन 3 महीना दिया गया है और बजट हमने डिसाइड किया 50,000 रुपये। इसमें हम लोग अलग अलग डेवलपर, टेस्टर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को लेंगे जो सारे मिलकर के इस सॉफ्टवेयर को या इस प्रोजेक्ट को बना करके तैयार करेंगे। अब जो डेवलपर होंगे क्या करेंगे, वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ों को एकत्रित करेंगे और काम को करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस जो है इस पर किया जाएगा। एट द एंड हम देखेंगे क्लोजर क्या है कि सिस्टम को किस तरह से डेवलप किया गया और लास्ट में हम इससे क्या सीखे। आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग 2 लाइन में समझे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ये प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमें एक टाइमलाइन दिया हुआ रहता है, एक समय दिया रहता है कि उस टाइमलाइन के अंदर में, एक लिमिटेड बजट के अंदर में, जो भी एक कंपनी का या हमारे यूजर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके देना। अगर शॉर्ट में समझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको बताता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे सही समय पर, सही बजट के अंदर और सही क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड कर पाएं।
आगे आते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक के बारे में। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप अभी जाकर के कमेंट सेक्शन में जाइए और यस टाइप कीजिए और हमारे साथ वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेकंड पार्ट में आते हैं, प्रोसेस मैट्रिक्स। प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस क्या है? सेट ऑफ स्मॉल वर्क, छोटा छोटा काम का एक जब हम लोग सेट बन जाता है तो हमें प्रोसेस कहलाता है। अब प्रोसेस मैट्रिक्स बताता क्या है? इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें जो हम छोटा छोटा काम कर रहे हैं वो हमारा जो बिगर गोल है बस उसके तरफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाए। तो प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक्स ये देखता है कि प्रोजेक्ट में जो छोटा छोटा काम हो रहा है, चाहे उसमें एफर्ट हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो प्रायोरिटी, ये सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए सही से हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोगों को अंडरस्टैंड कराता है या समझाता है क्रिटिकल और अलग अलग चीज़ों को कैसे क्लोजली मॉनिटर किया गया, क्योंकि जब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है उसमें बहुत छोटे छोटे बारीकियों को देखना पड़ता है। तो प्रोसेस मैट्रिक्स ये ध्यान रखता है कि आप एक सही पाथ में चल रहे हो। अगर आप गलत पाथ में चलोगे तो जो रिक्वायरमेंट है यूजर का वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। प्रोसेस की बात करें तो इससे हम लोग रिसोर्स को एफिशिएंटली ला पाते हैं, हमें रिस्क पहले ही पता चल जाता है और हमें प्रायोरिटाइज करते हैं, हमारा प्रायोरिटी सेट रहता है कि हमें किस किस चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है। तो प्रोसेस मैट्रिक्स हमें एक पाथ देता है, एक रोड मैप देता है, एक जरिया देता है जिससे हम अपने सेट गोल तक पहुंच सके। और ये हर एक स्टेप पे हमें टेस्ट करता है। जैसे हमारा एंड गोल क्या है कि मान के चलते हैं 10th पास करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम पहली बार जाएंगे और 10th में एडमिशन करा लेंगे और 10th पास हो जाएंगे। नहीं, एक वो स्टेप है कि फर्स्ट होगा, फर्स्ट में पास होंगे तो सेकंड जाएंगे, थर्ड जाएंगे, करते 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 तक 10th तक जाएंगे। उसी तरह एक जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसका लेवल होता है 1 से लेकर के 10 तक, या अलग अलग लेवल रहता है। हर एक लेवल को पार करके लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सीधी सी बात है। तो एक प्रोसेस मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है, इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर जो आप एच देख पा रहे हो इसका मतलब होगा हाई, मतलब इसमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा। एम मतलब मीडियम और एल मतलब लो। तो हाई मीडियम लो के बारे में यहाँ बोला गया। क्या बोला, अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहला, एक प्रोजेक्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके लिए हमको एफर्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि हमें मेन हमारा जो प्रोजेक्ट वो डिपेंड करता है आइडिया पर। अगर हमारा आइडिया मजबूत नहीं रहेगा तो हम एक प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बना सकते। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और प्रायोरिटी, क्योंकि आइडिया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आइडिया हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है। इसके बाद हम लोग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कि हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मीडियम काम होता है, इसमें रिस्क भी कम होता है, लेकिन ये प्रायोरिटी इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप एनालाइज तो कर ली लेकिन अगर आप डिज़ाइन आप नहीं कर पाओगे तो आप एक सही प्रोडक्ट मार्केट पे नहीं ला सकते हो। इसके लिए आपको डिपेंडेंसी क्या है, आप तभी डिज़ाइन बना सकते हो जब आपका एनालिसिस अच्छे से हो। तो डिपेंडेंसी मतलब कि हमको सिस्टम डिज़ाइन करने से पहले क्या करना पड़ेगा। तो सिस्टम डिज़ाइन करने से पहले हमको एनालाइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग कोडिंग की बात करें तो कोडिंग बहुत ही एफर्ट वाला काम है, हाई एफर्ट डालना होगा, इसमें रिस्क भी हाई रहेगा और प्रायोरिटी भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी एक पूरे प्रोजेक्ट का होता है और ये डिपेंड करता है डिज़ाइन पर। अगर आपने प्रॉपर डिज़ाइन ही नहीं बनाया तो आप कोड नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ इसके बाद आता है टेस्टिंग। आपने जो कोड किया वो उसमें एफर्ट तो आपने बहुत सारा लगा दिया, लेकिन अब आपको टेस्ट करना होगा, इसके लिए आपको मीडियम एफर्ट लगाना पड़ता है। रिस्क बहुत होता है क्योंकि जब प्रॉब्लम होंगे तो आपको ठीक भी करना पड़ेगा। और हमारा टेस्टिंग तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर कोड लिख पाओ। इसके बाद है डिप्लॉय, मतलब मार्केट में लाना। मार्केट में लाना हमारे लिए बहुत ही ईजी काम है, लेकिन उसमें रिस्क मीडियम है और प्रायोरिटी भी मीडियम है। और ये डिपेंड करता है क्या, टेस्टिंग पे। जब हम एक सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से टेस्ट कर लेते हैं तो ही हम उसको मार्केट में ला सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर किस तरह से बनेगा उसका एक प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। आगे अगर हम लोग डायग्राम से समझे तो सबसे पहले जो हमारा कोडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाई रिस्क है, इसमें हाई एफर्ट है। एनालिसिस उससे कम और डिप्लॉय सबसे इजी है, क्योंकि जब हमारे पास प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो मार्केट में लाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। मेन प्रॉब्लम है कोडिंग। और सेकंड प्रायोरिटी और होता है हमारा एनालाइज करना कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या होता है। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हम एक बड़े प्रोजेक्ट को देखते हैं। जैसे प्रोजेक्ट प्रोसेस मैट्रिक्स में समझे थे कि प्रोजेक्ट का एक छोटा भाग, लेकिन यही छोटा छोटा भाग जब एक बड़ा पोर्टल प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसको हम लोग प्रोजेक्ट मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें हम लोग मेनली देखते हैं कि कितना खर्च लगा, कितना समय लगा,
टीम के अंदर कैपेबिलिटी कितने कैपेबल टीम है, ये मेनली बोल सकते हैं हम लोग एक फाइनल ऑब्जर्वेशन रहता है। प्रोसेस मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या देखा, छोटे छोटे पार्ट को, क्योंकि प्रोसेस एक छोटा पार्ट होता है, तो ये जब सारा छोटा पार्ट आपस में कंबाइन हो गया तो एक प्रोजेक्ट बना। अब जब हम पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रोजेक्ट मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर मेन पर्पस क्या है, इसको मल्टीपल प्रोजेक्ट को एक साथ कंपेयर करेंगे और चीज़ों को डिज़ाइन करके देख पाएंगे। जैसे हम एक इवेंट मैनेजमेंट बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना होगा, उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा, या एक ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल बना रहे हैं तो उसमें खर्च कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे पार्ट को नहीं देखते कि ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल बनाने के लिए छोटा छोटा में क्या काम करना, हम ओवरऑल देखते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में हमें कितना खर्च, कितना समय, कितना मेहनत, कितना रिस्क लगा। तो जब हम लोग पूरे प्रोजेक्ट पर बात करते हैं, पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट पर बात करते हैं, तो वहां पर आता है प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में हमारा कॉम्प्लेक्सिटी या हाई रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, और इवेंट मैनेजमेंट में थोड़ा कम, और लाइब्रेरी ऑटोमेशन में तो जिस तरह से हमारा काम उस तरह से आपको एफर्ट या फिर खर्च आपको लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग छोटे काम को करें, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाएं, तो उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा खर्च भी नहीं है, ज़्यादा समय भी। लेकिन आप एक जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर, आप एक मान लीजिए कंट्री लेवल पर काम कर रहे हो, तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। सिंपल सीधी सी बात यही है। आगे अगर हम लोग की डिफरेंसेस की बात करें, फोकस की बात करें, तो फोकस में क्या है, प्रोसेस मैट्रिक्स में एक छोटे छोटे पार्ट में देखा जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में इंटायर प्रोजेक्ट पर काम होता है। पर्पस क्या है इसका, ताकि रिस्क को पहले ही समझ जाना। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स का पर्पस ये है कि हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट पर हमें काम करना चाहिए। जो हम लोग एक्सपेक्टेड की बात करें तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में हमारा प्रायोरिटी या रिस्क को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में हम लोग कॉस्ट को, यहाँ पर हम लोग ने एफर्ट देखा कि कितना मेहनत लग रहा है, क्या क्या पहला मेरा प्रायोरिटी है। लेकिन प्रोजेक्ट मैट्रिक्स पर देखिए कि हमें किसमें ज़्यादा समय लग रहा है। विजुअलाइजेशन की बात करें तो ये 2D प्लॉट में देखते हैं, और इसको कॉम्प्लेक्सिटी एक एक चीज़ों को, तो प्रोसेस मैट्रिक्स एक बड़े प्रोजेक्ट का छोटा पार्ट हो गया। जैसे कि हम एक बड़ा पूरा कंप्लीट घर बना रहे हैं तो वो मेरा हुआ बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन उसके में से छोटा रूम हमारा हुआ प्रोसेस। तो छोटा पार्ट प्रोसेस, बड़ा पार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का ही छोटा छोटा पार्ट जो होता है प्रोसेस होता है। सिंपल अगर हम लोग समझे। अब बात आता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जो है ये एक प्रोसेस है जो पहले ही ये एस्टिमेट कर लेता है, पहले ही ये समझ लेता है कि कितना टाइम लगने वाला है, कितना एफर्ट लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है, और कितना रिसोर्सेस लगने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसमें हम लोग क्रिटिकल प्लानिंग करते हैं, सही तरीके से शेड्यूल बनाते हैं और बजट बनाते हैं, ताकि जिस सॉफ्टवेयर पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए है या नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है कि हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बना सकता या सबके लिए नहीं है, तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए अगर हमारे लिए है तो कितना समय लगेगा, कितना खर्च लगेगा, कितना रिसोर्सेस लगेगा। सारी चीज़ों को एक एक तरीके से हमको समझना पड़ता है। इससे होगा क्या, प्रोजेक्ट कितने अच्छी तरीके से काम करेगा वो पता चल जाएगा, रिसोर्स पता चल जाएगा, और एक टाइमलाइन भी हमें पता रहेगा, जिससे हमारा रिस्क, प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, प्रोजेक्ट सही समय पर चल जाएगा। अब सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन किस तरह का, किस चीज़ का एस्टिमेशन लगाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले एफर्ट, मतलब कितना मेहनत करना पड़ेगा एक व्यक्ति को, एक दिन में कितना मेहनत करना पड़ेगा, साथ ही साथ टाइम, टोटल समय कितना चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, साथ ही साथ बजटिंग कितना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज में कितना खर्च होगा, टूल में कितना खर्च होगा, हार्डवेयर में कितना खर्च होगा। तो ये जो टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब ही होता है अनुमान लगाना, एक एस्टिमेट बनाना। जैसे हम एक फंक्शन कर रहे हैं, एक शादी कर रहे हैं, तो हम पहले एस्टिमेट बनाते हैं कि हमारा खाने में, डेकोर में और अलग अलग एक्सपेंसेस में कितना खर्च होगा। उसी तरह सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले भी एक टीम बैठ करके अलग अलग चीज़ का खर्च निकालती है कि रिसोर्स कहाँ से लाएंगे, मेंबर में कितना खर्च होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस चीज़ में कितना खर्च होगा। अगर हम लोग इसके लिए क्या करेंगे तो एक्सपर्ट जजमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं कि कितना खर्च होगा, फिर कंपेयर करते हैं कि पास्ट प्रोजेक्ट जब इसी तरह का बना था तो कितना खर्च हुआ था। एल्गोरिदम्स को देखते हैं और फॉर्मूला बैठाकर समझने का कोशिश करते हैं, एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि टोटल कितना खर्च हमें देना पड़ रहा है। एस्टिमेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमको एनालाइज करना पड़ता है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट में खर्च अलग अलग रहेगा, उसका साइज कैसा है। इसके बाद है कि ह्यूमन का कितना इसमें एफर्ट चाहिए, कितना समय लगेगा,
लगेगा और इसमें किस तरह से हम लोग फीडबैक दे करके इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो एस्टिमेशन में एक-एक चीज़ों को डिटेल में देखा जाता है, चाहे वो समय का अनुमान लगाना, चाहे वो पैसे का अनुमान लगाना, चाहे हम उसके ह्यूमन कितना उस पे खर्च करेंगे, उसका अनुमान लगा हर एक चीज़ों का एस्टिमेट निकाला जाता है अलग-अलग फॉर्म्स में। अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट के बारे में पता करते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्या-क्या हमें सॉफ्टवेयर को बनाने में चाहिए। फिर उसका कितना बड़ा साइज़ होगा, उसमें कितना एफर्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, रिव्यू कैसे होगा, ये सब सारी चीज़ों को एक-एक करके देखते हैं। हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है ताकि हम लोग इसको और बेहतर फॉर्म में बना सकें या और बेहतर कर सकें। जैसे सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन की बात करें, मान के चलिए आपको दिया गया है कॉलेज का इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका ज़रूरत है कि लोगों का रजिस्ट्रेशन आपको पता हो, मैनेजमेंट कब हो रहा है वो पता हो, इवेंट कब हो रहा है वो पता हो। इसके हिसाब से आपको 5000 लाइन का मान लीजिए आपको कोड लिखना पड़ा, जिसको हम लोग 50 फंक्शंस या 5000 लाइन का कोड आपने लिखा। तो आपने एफर्ट्स को कैलकुलेट किया कि आपको कितना एफर्ट देना पड़ेगा। मान के चलते हैं 3 डेवलपर काम कर रहे हैं 3 महीने तक, तो कितना हो जाएगा? एक डेवलपर को 50,000 मंथली हम दे रहे हैं। तो 3 जब इस तरह 3 महीने के लिए करेंगे तो 4,50,000। तो एक हम एक अनुमान लगाएं कि 3 डेवलपर अगर 3 महीने तक कंटिन्यूअस काम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इससे फिर हम पैसा निकाले तो हमारा निकल कर आया 4,50,000। तो हमें ये एस्टिमेट पता चल गया कि हमें इतना खर्च होगा, इतना हमें टाइम लगेगा, इसके लिए 3 डेवलपर चाहिए। अब डेवलपर तो हो गया, डेवलप कर दिया, अब उसको टेस्टर चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। तो सारे के एक्सपेंसेस को जोड़ करके हमारा फाइनल एक्सपेंस निकल करके आता है या हमारा फाइनल टाइम निकल के आता है। फिर उसमें हम लोग रिव्यू लेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा 1-2 वीक हमें देना पड़ेगा, टेस्टिंग होगा। तो सारे मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जो समय लगा वो पूरा हम लोग एक टाइम स्पेन बोलेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनने में इतना समय लगा। अगर सिंपल वे में समझे तो एस्टिमेशन का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट का रिस्क के बारे में, प्लानिंग के बारे में, बजट के बारे में, टाइम के बारे में, मतलब एक एक डिटेल हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हमारे लिए प्रोजेक्ट बनाना या और भी अपने हायर अथॉरिटीज़ को बताना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब बात आता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का क्या मतलब हुआ? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब हुआ ये वो प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको अलग अलग प्रोजेक्ट को टाइम एलोकेट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, विद इन बजट ये कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये बताता है कि ये टास्क हम किसको देंगे, किसके द्वारा किया जाएगा और कब तक किया जाएगा। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से मेनली हमें एक टाइमलाइन पता चल जाता है कि कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर में क्या क्या डिपेंडेंसी है, इसके हम लोग ट्रैक करते हैं कि ये क्या ये प्रोग्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और एक हम लोग ताकि टाइमली हमारा प्रोजेक्ट सही समय पर कंप्लीट हो जाए। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग मतलब प्रोजेक्ट का एक हम लोग फिक्स्ड टाइम दे दिए कि ये प्रोजेक्ट कितने समय तक कंप्लीट होगा। अब ये जो कंप्लीटेशन का काम है वो तो एक दिन में नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग सारे एक्टिविटी को पता करेंगे, हमें क्या क्या करना है। सब अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपर को अलग अलग काम देंगे और उनसे हम उनका ड्यूरेशन मांगेंगे कि आप इस काम को कितने समय तक कंप्लीट करके दोगे। जब अलग अलग जगह से मेरा काम आ जाएगा उस सारे को हम लोग एकजुट करके हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना करके तैयार कर देंगे। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जरूरी नहीं है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी चीज़ों को बना देगा, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट वाइज इसमें होगा काम होगा और सारी चीज़ों को कंबाइन कर देंगे। हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसा बनाएगा कि दूसरा आसानी से उसको समझ पाए। आगे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर हम लोग एक इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए तो पहला 2 वीक लगा एनालाइज करने में किस तरह से बनाना है उसको। उसके लिए हमको 2 एनालिस्ट चाहिए होगा। सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए 2 वीक चाहिए, एक डिज़ाइनर ने काम किया। फिर उसको डेवलप करना हुआ है तो 2 डेवलपर चाहिए। फिर उसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए फिर और दो डेवलपर चाहिए। फिर सारे चीज़ों को एकजुट करता है, इंटीग्रेट करना है, मिलाना है तो 2 डेवलपर एक टेस्टर चाहिए और बाद में उसको डिप्लॉय मतलब मार्केट में चाहिए तो 1 डेवलपर। तो समय समय पर कभी हमें 1 डेवलपर का ज़रूरत है, कभी 2 है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमें एक ही कंसिस्टेंट वर्क का ज़रूरत होता है। समय समय पर वर्कर को बढ़ाया या घटाया जाता है। इससे होता क्या कि हमें जितना ज़रूरत होता है उतना ही डेवलपर को हम लेते हैं और उतना ही उनको हमें पे करना होता है, या फिर हम उनको दूसरे प्रोजेक्ट में काम लगा सकते हैं। तो हमें कम डेवलपर में ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा निकल सकता है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको कम से कम खर्च लगेगा बनने के लिए। सिंपल सीधी सी बात यही है।
आगे तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की वजह से होता क्या है, आपका डिले नहीं होता है। जैसे आपसे कंपनी ने मांगा कि मुझे 6 मंथ में ये प्रोजेक्ट बन करके रेडी चाहिए, लेकिन आप उसको 10वें महीने में दे रहे हैं, तो उस कंपनी का क्या है, लॉस है। क्योंकि वो 4 महीने जो वो एक्स्ट्रा आप लिए, उसमें आपका जब प्रोजेक्ट चल जाता तो उसके लिए बेनिफिशियल होता। तो अब वो क्या करेगा, वो कंपनी को जो लॉस हुआ वो आपसे कंपनसेट करने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए प्रोजेक्ट को टाइम पर डिलीवर करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में। और यही जो कंपनियां कर पाती है वो एक अपर हैंड लेकर के चलती है। आगे अगर हम लोग बात करें रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मतलब एक, अब जब हम लोग प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो उसके रिस्क के बारे में सबसे पहले समझना, मतलब हमको आइडेंटिफाई करना अर्ली स्टेजेस में कि रिस्क क्या होगा। तो आइडेंटिफाई करना, उस रिस्क को एनालाइज करना और प्रायोरिटी में डालना कि क्या कौन सा रिस्क जो हमें आगे चल के ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो वैसे प्रॉब्लम को हम कम से कम करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वो रिस्क हो जाएगा तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और जैसा सॉफ्टवेयर हम सोचें वैसा बन नहीं पाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब सारे रिस्क को समय से पहले एनालाइज कर लेना। इससे होगा क्या, हम पोटेंशियल रिस्क को पहले ही एनालाइज कर लेंगे। इससे होगा क्या, रिस्क के बारे में हमको जब पहले से पता रहेगा तो हमारे सॉफ्टवेयर में वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। साथ ही साथ मिटिगेशन करना, मतलब अर्ली स्टेजेस में समझ पाना कि क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं हम लोग। रिस्क मैनेजमेंट का 5 मेनली प्रोसेस है। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना कि ये किस तरह का रिस्क है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में बहुत तरह का रिस्क हो सकता है। कुछ कोड का टेक्निकल इशू हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो, पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है ऑपरेशनल इशू है, जब हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि बैकअप नहीं हो रहा है, रिकवरी नहीं हो रहा, या शेड्यूल रिलेटेड समय का कुछ प्रॉब्लम हो। तो पहले हम रिस्क को एनालाइज किए, फिर हम देखें कि इस तरह का रिस्क पहले हुआ है और अगर हुआ है तो वो कितना इम्पैक्ट पहले कर चुका है। साथ ही साथ रिस्क को प्रायोरिटाइज किए कि कौन सा रिस्क ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होगा, उसको पहले ठीक करेंगे। इसके बाद उसके हिसाब से हम लोग एक प्लानिंग करेंगे और रिस्क को सही करने का कोशिश करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सबसे पहले रिस्क को समझना, रिस्क को समझने के बाद उसको एनालाइज करना, रिस्क को प्रायोरिटीज़ में डालना, प्लान करना और चीज़ों को कंट्रोल करना। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लो की बात करें तो रिस्क सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उससे क्या प्रॉब्लम होगा वो पहले समझते हैं। प्रॉब्लम हमें समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम होगा, तो कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्या ऐसा परेशानी होगा जो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा, उसको पहले समझेंगे। ये समझने के बाद उस रिस्क को कंट्रोल करेंगे और सही करने का कोशिश करेंगे कि वो आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना दे। अगर हम लोग एक कॉलेज इवेंट की बात करें तो अगर हमारा एक कॉलेज इवेंट 20 तारीख को है और हम एक प्रोजेक्ट बनाएं, इवेंट के लिए बना रहे हैं और वो हम 25 को दे, इवेंट खत्म हो जाए, तो हमारा वो इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम कोई काम का नहीं रहेगा। तो सबसे पहला है कि हमें समय पर देना है, उसके बजट को देखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमारा हो पाए। सिंपल सीधी सी बात यही है। रिस्क को पता करना, रिस्क को एनालाइज करना और कौन सा रिस्क ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इवेंट 20 को है, आप सॉफ्टवेयर बना करके दे रहे हो 25 का, तो कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहला आपको प्रोजेक्ट बनाना है। फिर क्या दूसरा रिस्क है, मान लीजिए बजट आपको एलोकेट किया गया 10 लाख, आप बना रहे हो प्रोजेक्ट को 12 लाख में, तो 2 लाख कौन देगा, उल्टा आप प्रॉफिट की जगह पे लॉस में चले जाओगे। लो प्रायोरिटी क्या है कि पार्टिसिपेंट्स आपके ज़्यादा इसमें नहीं है, तो इस तरह का कुछ रिस्क होता है। हाई प्रायोरिटी रिस्क क्या है कि डिले सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मीडियम प्रॉब्लम क्या बोल सकते हैं, बजटिंग ऊपर नीचे हो गया। और लो प्रायोरिटी क्या, कि आपने सब कुछ सही किया लेकिन पार्टिसिपेंट उसमें नहीं है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो सारे रिस्क को पहले ही समझ के उसको सुधारने और सही करने का कोशिश हम लोग करते हैं। सिंपल सीधी सी बात ये है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि की टेक अवेज क्या होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट हमें रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट्स में। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि कोई ऐसा अचानक रिस्क आ जाए जो हमसे मैनेज ही ना किया जाए। साथ ही साथ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम पहले ही पता कर लेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होगा। टूल रिस्क जैसे क्या है, तो हम लोग पता कैसे करेंगे, तो रिस्क मैट्रिक्स लगा करके कि इस तरह का सिचुएशन जब बनता है तो आगे किस तरह का प्रॉब्लम होगा। अगर हम लोग इन शॉर्ट में समझे कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है सारे प्रॉब्लम जो आने वाला जितना भी प्रॉब्लम है हमारा, सारे प्रॉब्लम को हम लोग पहले ही समय से पहले समझ जाए। चाहे वो प्रॉब्लम पैसे के रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम टाइम के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्वालिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो। इससे होगा क्या कि आपका सॉफ्टवेयर या एक डेवलपर ऑलरेडी सारे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हुआ होगा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है।
आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना ही सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का पार्ट होता है। जैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग सही समय समय पर मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं और एक करेक्ट फॉर्म में डिलीवर कर पाते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर को बना दिए लेकिन आप इस सॉफ्टवेयर को क्या किए, रेडी ही नहीं कर पाए। मतलब आपको समय समय पर जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब एक सॉफ्टवेयर बना करके रेडी करते हो तो ज़रूरी नहीं कि वो सॉफ्टवेयर वैसे ही लंबे समय तक रहे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। जैसे हम एक व्हाट्सएप का बनाएं, व्हाट्सएप एक ऐप बनाए, तो ऐसा नहीं कि आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप जैसा था आज भी वैसा ही है। क्या कि उसमें हम लोग समय समय पर अपडेट लाएं। जैसे कि अपडेट में हम लोग स्टेटस में गाना लाने का ऑप्शन ला दिए, लाइक का ऑप्शन ला दिए, तो अपडेशन चाहिए ना। हर एक सॉफ्टवेयर आपको समय के साथ चलना होगा, वरना आपके यूजर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरा प्लेटफॉर्म उनके लिए वेट कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में? मेनली हम लोग करते क्या है, हम लोग बग्स या एरर को हटाते हैं। जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको हम लोग हटाने का कोशिश करते हैं, मतलब एरर को ठीक करने का कोशिश करते हैं। दूसरा, हम अपने क्वालिटीज़ को और अच्छा और बेहतर, क्योंकि मार्केट में हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा, जितना अच्छा सॉफ्टवेयर हम बना करके दे पाएंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो मेंटेनेंस हमें क्या क्या चीज़ का मेंटेनेंस करना होगा? सबसे पहला करेक्टिव मेंटेनेंस, मतलब अगर हमारे कोड में किसी भी तरह का एरर है या किसी भी तरह का बग है तो सबसे पहले हम उसको ठीक करेंगे। दूसरा क्या है, एडेप्टिव मेंटेनेंस, मतलब हमारा अगर सॉफ्टवेयर नए इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहा, मतलब आपका सॉफ्टवेयर मैक ओएस में तो काम कर रहा है लेकिन एंड्रॉयड में नहीं कर रहा, या एंड्रॉयड में तो कर रहा है मैक ओएस में नहीं कर रहा है, तो क्या है, उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना होगा कि वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में, चाहे लो नेटवर्क ही क्यों ना हो, चल जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखे होंगे, वेयर इज माई ट्रेन। वेयर इज माई ट्रेन में क्या आपके फोन में नेटवर्क नहीं भी रहेगा तो भी वो ऐप आपका चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि उसको वैसे अडेप्टिव वे में बनाया गया कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में चल जाए। साथ ही साथ परफेक्टिव मेंटेनेंस इसमें करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस को हम लोग को बेहतर बनाना होता है। प्रिवेंटिव मेजर कि अगर हम लोग फ्यूचर में, आज जो हम लोग ऐप बना करके रेडी किए हैं, सॉफ्टवेयर रेडी किए हैं, जरूरी नहीं है कि आज ये ऐसा ही रहेगा, समय समय पर इसमें एडवांसमेंट होना रहेगा। तो हम लोग को करना क्या, हम लोग को एक ऐसे सिस्टम को बनाना है ताकि फ्यूचर में भी अगर उसमें हम किसी भी तरह का चेंजेस करने का कोशिश करें तो वो चेंजेस आसानी से हो पाए। तो ये सब सारी बातें जो थी वो मेंटेनेंस के बारे में बात था। तो सारे चीज़ों को हम लोग मेंटेन करेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर या एक ऐप में अपडेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लैग कर जाएंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। पहले के समय में नोकिया का फ़ोन बहुत चला करता था, लेकिन आज के समय में नोकिया का कहीं नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे फ़ोन कंपनी जब एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट होने लगी तो नोकिया शिफ्ट नहीं, वो कीपैड फॉर्म में ही रह गया। तो आज के समय में क्या हो, मार्केट जब बहुत बड़ा स्मार्ट टच फ़ोन का बन गया तो नोकिया अपने पुराने वर्जन में ही रह गया। तो इससे क्या हो गया, वो मार्केट में पीछा छूट गया और नए नए मार्केट में अलग अलग उसके ओपोनेंट आ गए। इसी तरह जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, जब आप एक ऐप डेवलपर हो, तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना होगा क्या, होगा यह कि जब मार्केट में नए लोग आएंगे, नई चीज़ें आएगी, जैसे एआई आया तो क्या हुआ, जो पुरानी चीज़ों को अब लोग यूज़ नहीं करने लगे। आप पहले के समय में लोग गूगल को ज़्यादा प्रीफर करते थे लेकिन आज चैट जीपीटी प्रीफर कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर को या एक ऐप को समय समय पर एडवांसमेंट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी होता है, वरना आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फेल कर जाओगे। आगे अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का मतलब होता है चीज़ों को एनालाइज करना, सबसे पहले समझना और उसको दोबारा रीडिज़ाइन करना, रिकंस्ट्रक्ट करना सॉफ्टवेयर को, ताकि वो सॉफ्टवेयर और बेहतर और अच्छा हो सके और उसका लाइफ बेहतर बन सके और लंबे समय तक वो चल सके। मतलब एक्चुअली सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के लाइफ को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर हमारा मेंटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब वो ईजी होना चाहिए, कोई भी आसानी से समझ जाए। क्योंकि हम जब एक सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि बस हम ही समझे, इस तरह से हम लोग कोड लिखे कि हमारा कोई भी यूज़र या कोई भी हमारा कलीग्स उसको देखे तो समझ पाए। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में हम दोबारा से सॉफ्टवेयर में अलग अलग चेंजेस करते, दोबारा डिज़ाइन, बेसिक कोर हमारा वही रहता है, बस चेंज कर देते हैं, सिंपल सीधी सी बात यही है।
क्यों करते हैं? ताकि मेंटेबिलिटी मेंटेन रहे, मतलब कोई भी इंसान जो बेसिक नॉलेज भी रखता है वो भी सॉफ्टवेयर को आसानी से समझ सके, स्केलेबल हो, मतलब अलग अलग लोग आसानी से उसको यूज़ कर सके, इसका परफॉर्मेंस बेहतर हो पाए, क्योंकि समय के साथ एडवांसमेंट चाहिए। साथ ही साथ कोई भी तरह का न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो वो उसके साथ मिल करके काम कर पाए। तो और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर में कोई भी तरह का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, तो हमें सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग भी करना पड़ता है कभी कभी। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसका एक्टिविटीज़ क्या है, तो रिवर इंजीनियरिंग कहते हैं इसको, मतलब हमको जो हमारा भी डिज़ाइन, हमको उसके बारे में पहले समझना है, कोर आइडिया लेना है कि डिज़ाइन किस चीज़ पर है। क्या इस डिज़ाइन को दोबारा शुरू से बनाना ज़रूरी है? जैसे एक घर है हमारा, बहुत पुराना हो गया है, तो क्या करेंगे, पूरे घर को तोड़ करके नया बनाएंगे। लेकिन ऐसा घर है जिसमें थोड़ा बहुत रिपेयरमेंट की ज़रूरत हो, जो रिपेयरिंग करते हैं हम लोग घर में या गाड़ी में, जो रिपेयरिंग का, ऐसा नहीं कि गाड़ी में आपको अगर चक्का का प्रॉब्लम है तो आप पूरा गाड़ी बदल देते हो, ऐसा नहीं होता है। तो करते क्या हो आप, करते हो कि आप एक व्हील को चेंज करते हो। उसी तरह सॉफ्टवेयर में जिस पार्ट में प्रॉब्लम होता है उस पार्ट को चेंज किया जाता है। लेकिन पूरा गाड़ी ही खराब है तो क्या करोगे आप, बेसिक इंजन विंजन रख करके आप सारी चीज़ों को चेंज कर दोगे। तो री इंजीनियरिंग भी इसी बात को बताता है, सिंपल सीधी सी बात है। आगे, जैसे आपने एक कॉलेज इवेंट के लिए एक आप ऐप बनाए, वो बहुत पुराना हो चुका है, कोड बहुत, मतलब बहुत पुराना है, सिस्टम लिखने का बहुत ही ट्रेडिशनल वे था, तो आप दोबारा उसको सही ढंग से लिखोगे पाइथन से। आगे, तो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, मेंटेनेंस वर्सेस री इंजीनियरिंग में क्या है, मेंटेनेंस का मतलब उसको एक जैसा रखना है, लेकिन री इंजीनियरिंग में उसको दोबारा बनाना या उसको और बेहतर करना, सिंपल सी बात यही है। आगे अगर हम लोग बात करें अगर कि डिफरेंस क्या है मेंटेनेंस और री इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो मेंटेनेंस में कोई भी प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है या इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, हम कहते हैं मेरा गाड़ी मेंटेन्ड है, मतलब उसमें जब भी कुछ प्रॉब्लम हो उसको हम ठीक करते चले गए। लेकिन हम बताते हैं कि पूरा शुरू से बना रहे, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम था, उसको रिकंस्ट्रक्ट किए, तो मेंटेनेंस छोटा मोटा ठीक ठाक, लेकिन री इंजीनियरिंग डिटेल, एक एक चीज़ों को डिटेल में करना। मेंटेनेंस में बस माइनर चीज़ों का अपडेट होता है, लेकिन री इंजीनियरिंग में मेजर चीज़ें, मतलब हो सकता है पूरा कोड ही अलग दोबारा लिखना पड़ जाए। इसमें सॉफ्टवेयर फंक्शन होता है, लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग वो आउटडेटेड, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाए जो बहुत पुराना है, तो उसके लिए हमको चेंज करना पड़ेगा। इसमें हम लोग बग्स को ठीक करते हैं मेंटेनेंस में, लेकिन री इंजीनियरिंग में दोबारा मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके, चाहे वो पाइथन हो चाहे वो कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसको यूज़ करके सारे कोड को एक एक करके लिखते हैं। इसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट, जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस मॉड्यूल का। रिस्क असेसमेंट क्या है, मतलब रिस्क के बारे में पता करना कि ये रिस्क हमारा किस टाइप का रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क है या रिस्क से किस तरह का इम्पैक्ट आने वाला है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, और उसको हम लोग एक प्रायोरिटी में डालते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि ये जो रिस्क है ये आगे चल के हमें किस किस तरह का प्रॉब्लम कर सकता है। तो रिस्क असेसमेंट का होता है, मतलब सबसे पहले हम लोग रिस्क को समझते हैं। रिस्क को क्या समझते हैं कि ये रिस्क टेक्निकल है, फाइनेंशियल है या ऑपरेशनल है, मतलब पैसे का रिस्क है या कोड का प्रॉब्लम है या चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है या कि भविष्य में प्रॉब्लम हो रहा है, पहले हम वो समझे। इसके बाद देखें कि ये इस तरह का जो भी रिस्क है, क्या ये पहले कभी किसी के साथ हुआ तो क्या प्रॉब्लम होता, कैसे ठीक किया, उस तरह से इसको हम लोग ठीक करते हैं। इस टेबल के बारे में हम लोग देखें। तो सबसे पहला क्या है, डिप्लॉय। अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं और उसको सही समय पर नहीं दे रहे हैं, जैसे एक इवेंट है 20 तारीख को, उसके लिए हम एक ऐप बनाए, लेकिन हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं या ऐप दे रहे हैं 25 को, तो क्या कोई फ़ायदा है उस इवेंट के लिए, क्यों ही वो लेगा। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमें ये होना चाहिए कि हमें सही समय पर अपने सॉफ्टवेयर को लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, बजट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि 10 लाख का बजट है, हम 15 लाख में सॉफ्टवेयर बनाए तो लॉस 5 लाख का खुद को हुआ। यही सब कुछ प्रॉब्लम है, रिस्क को आपको पहले समझना पड़ता है। अब इसके बाद आता है रिस्क मिटिगेशन प्लान। रिस्क मिटिगेशन प्लान का मतलब होता है इसमें हम प्रोबेबिलिटी या रिस्क के इम्पैक्ट को कम करने का कोशिश करते हैं। मतलब जो रिस्क है वो तो रिस्क होगा ही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो रिस्क को पूरी तरह से हटा सकते हैं या रिस्क को कम कर सकते हैं। तो रिस्क मिटिगेशन प्लान का मतलब होता है रिस्क को कम से कम करना। सबसे पहले हम लोग रिस्क को समझेंगे, अब उस रिस्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए या कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग ट्राई करेंगे। इसके लिए हम लोग टीम मेंबर को जो है एकजुट करेंगे और एक टाइमलाइन देंगे कि ये रिस्क आने वाले 15 दिन 20 दिन में होने वाला है, इसको आप ठीक कर दीजिए। जैसे आप एक ऐप को बनाएं, आपको पता है ये ऐप जो है वो है लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म में पे करने का एक ऐप बना है कि उसके लिए लोग वहाँ पर जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए पे करेंगे। तो एग्ज़ाम सालों भर तो नहीं होगा, एग्ज़ाम कुछ स्पेसिफिक समय पर होगा, तो उस स्पेसिफिक समय पर आपके सॉफ्टवेयर पर बहुत ज़्यादा लोड होने वाला है,
यूज़र का बहुत भयानक स्पाइक होने वाला, मतलब यूज़र, बहुत सारे यूज़र उस पे आने वाले, तो आपको क्या करना होगा, उस समय के लिए आपको अपने डेवलपर को और आपके टेस्टर को रेडी रखना पड़ेगा कि सारा चीज़ मेरा सही से होना चाहिए। जब लोड ज़्यादा नहीं तो सॉफ्टवेयर नॉर्मली भी चल जाएगा, लेकिन लोड जब ज़्यादा पड़ेगा तो सॉफ्टवेयर ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है। तो रिस्क क्या है, तो इसमें रिस्क जो भी रहेगा उसको हमको ऑलरेडी पता करना है और उसको ठीक करना है, ताकि हमारे यूजर को कुछ भी पता ना चले कि क्या हो रहा है। ये सब आपके इंटरनल चीजें होगी। तो रिस्क को सबसे पहले पता करना है, रिस्क को ठीक करने का फिर एनालाइज करना है। फिर मान के चलते हैं आपके पास 5 तरह का रिस्क आ गया, तो प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा रिस्क आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। इसके बाद उस पर प्लान लगाना, मिटिगेशन प्लान की कैसे ठीक कर सकते हैं। अलग अलग लोगों को उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, उसका टाइमलाइन देना है और मॉनिटरिंग करके रिव्यू करके आगे बढ़ते चल जाना है। तो सबसे पहले रिस्क को समझना, रिस्क को एनालाइज करना, रिस्क कैसे ठीक होगा ये समझना, रिस्क में प्रायोरिटी की कौन सा रिस्क आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसको समझ करके काम करना। जैसे एक एग्जांपल फिर से वही है कॉलेज इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि आप समय पर ऐप या सॉफ्टवेयर दे ही ना पाओ, ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो इस रिस्क को आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर को लगा करके आप जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करोगे, तो क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। आगे अगर हम लोग शॉर्ट में समझें कि रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होता है, रिस्क असेसमेंट का मतलब है कि वो प्रॉब्लम जो आने वाले समय में होने वाला है उसको पहले से ही समझ जाना, उसके लिए अपने आप को तैयार रखना एडवांस में। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम आने वाला था इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो आप पहले से अगर मॉनिटरिंग कर लोगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो सही समय तक, सही समय में जो है यूज़र तक पहुंच पाएगा। तो इस पूरे वीडियो में जो मात्र ऑलमोस्ट 35 मिनट का वीडियो है, पूरा यूनिट 5 कंप्लीट इसमें समझ में आपको आ गया होगा, जो कि बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही आसान वर्ड में मैंने समझाने का कोशिश किया है। इसी के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सारा कॉन्सेप्ट, सारा यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और भी यूनिट 1 2 3 4 या और भी टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पढ़ने हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पर भी जा करके कंटेंट को देख सकते हैं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिए, ताकि हमें ये मोटिवेशन मिलता रहे और हम और अच्छे अच्छे वीडियो और मेहनत के साथ आपके लिए ला पाएँ, ताकि आपका पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। थैंक यू सो मच।